बेटा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का मतलब समझना कि है क्या। जैसे मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जैसे कि अगर कोई एक लाइन है, जैसे मैंने माना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। कोई एक लाइन हमने ऐसे ले ली, यहां से ऐसे कोई एक लाइन ले ली, तो ये क्या करेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बनाए, पॉजिटिव वाई एक्सिस से क्या बनाए, बीटा बनाए, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंगल कितना बनाए, गामा बनाए। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, तो एल की वैल्यू क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन, एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होगी कॉस बीटा, एन की वैल्यू क्या होगी कॉस गामा। यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से क्या बना रही है, गामा एंगल बना रही है, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो क्या होंगे, एल कॉमा एम कॉमा एन। और साथ में एक रिजल्ट होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है ना, नोट करिए। यहां तक नोट हो गया। अच्छा अब देखते हैं, अब देखो जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर दिया है, मैंने आर वेक्टर ले लिया, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 4। तो जो लिखना होगा 2 3 4, तो इसका मतलब वेक्टर लिख गया आपका। अच्छा अब देखो जैसे रेशियो की बात समझो, जैसे कहीं पर लिखा है 2�3, तो इसका मतलब क्या हो गया 2/3। तो हमारा अगर मन करेगा तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया 4/6। यानी क्या इसको 4�6 लिख सकते हैं। तो रेशियो का मतलब क्या है, जैसे 2:3 है तो इसको हम 4:6 लिख सकते हैं। किसी का मन कर जाएगा तो वो क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो क्या ये सारी बातें इक्वल होंगी, कहीं कोई दिक्कत। तो डायरेक्शन जो रेशियो होता है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर दिया हमें AI, ठीक है, मान लो मैं ए वेक्टर ले लूं, चलो आर ही ले लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। तो इसके वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे,
वो क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी। ये वेक्टर भी ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे लिखा जाता है। तो अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं तो वो क्या लिख देंगे, ए बी सी। अच्छा, मान लो एक वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो बेटा कितना आ जाएगा, 2 3 4। अब बात अगर डायरेक्शन रेशियो की चली है तो इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपस में किसके इक्वल, 4 6 और 8 के इक्वल हो सकते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई, और मान लो कि किसी ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 12। यानी किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट। हाँ जी, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 9 और 12। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो यहां तक कहीं कोई परेशानी। अच्छा, अब अगर मान लो एक वेक्टर दिए हैं, आर दिया है ए आई प्लस 2ai j 2j प्लस 3ak, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a 2a 3a। मान लो a हटा दो, कोई 1 2 3, कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी हो सकते। अच्छा, तो जैसे मान लो कि एक वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो तो पता लग गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, हमेशा और हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। तो जैसे मान लो कि हमें आर कैप निकालना है, तो आर कैप निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आई आर अपॉन वेक्टर आर का मॉड। तो वेक्टर आर क्या हो गया, ए आई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन, अच्छा, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, और डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया है क्या, ये नोट कर लिया, कर लीजिए आप भी फटाफट। हाँ ठीक, सेकंड पेज।
हो गया नोट। अब देखिए, जैसे मान लो कि एक वेक्टर दिया है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी A1, या पहले एक बात समझो इसे, आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1, के डॉट के इसकी वैल्यू भी 1 होती है, आई डॉट जे इसकी वैल्यू क्या होती है 0। मतलब अगर डिफरेंट हो आई जे के, ये भी 0 होता है, और के इंटू आई ये भी 0 होता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए है, मान लो A1i प्लस B1j प्लस C1k, और एक वेक्टर दिया है बी, A2i प्लस B2j प्लस C2k, है ना। तो A डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा देखो ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा? आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो A1 A2, बी के साथ तो B1 B2, C1 C2, मॉड ए अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मॉड बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ये आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। समझो बेटा, A डॉट बी करोगे तो आई का आई के साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, A1 A2। जब A2 का प्रोडक्ट इसके साथ होगा यानी B1 A2, तो I इंटू जे हो जाएगा, I इंटू जे हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मीनिंग यही है कि I का I के साथ प्रोडक्ट होने पर 1 और I का अदर के साथ प्रोडक्ट होने पर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं? A1 A2, B1 B2 और C1 C2। तो cos थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहां पर एक बात और कह सकते हैं कि टू वेक्टर आर पैरेलल इफ, तो ये वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और दूसरा, टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब A डॉट बी क्या होगा बेटा? मॉड बी इंटू कॉस 90। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना हो गया? cos 90, और cos 90 क्या हो गया? 0। यानी ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के इक्वल। तो A डॉट बी का मतलब क्या हो गया? A डॉट बी ये लिखा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू नोट करें।
टाइप से ऑनलाइन पढ़ा दें? कब? नहीं, सबको ठंडा लगता है, वो पूरा बेकार हो जाएगा, क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो अलग से पढ़ सकते हो, वो अलग है, लेकिन ऑफलाइन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ तक सब समझ में आया? यहाँ तक कहीं कोई डाउट? अफान, तुम तो बहुत लेट आ गए ना आज। आ जाओ बेटा, निकल के आगे आओ, पीछे क्या ना बैठा करो, आगे आ जाओ। बहुत ज्यादा? तो वहाँ गर्मी मिल रहा है क्या? आ जाओ, निकल के यहाँ पर आओ। अभी देखो तुम्हें ठंडा तुम्हारा दूर करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, अदरवाइज जो भी 11th के बच्चे उनको कुछ समझ नहीं आएगा। जल्दी आओ, फास्ट एकदम। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या मतलब है? जैसे कोई एक वेक्टर दे दिया जाए और एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल अगर बनाए, तो एल की वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा और एन की वैल्यू क्या होगी? कॉस गामा। तो जो एल एम एन होते हैं ये क्या होते हैं? इसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका मतलब क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। एक बात ध्यान देना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा वो एक यूनिट वेक्टर बनेगा। यानी अगर हम एल इज इक्वल टू ऐसा लिख लें, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो इसकी जो मॉडुलस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मॉड ऑफ आर क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन को लेकर के जो वेक्टर बनाया जाता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। हमेशा क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है ना? तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। दूसरा, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बोला मैंने कि अगर कोई एक वेक्टर दिया तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2:3 लिखा है, मतलब 2/3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 4/6 लिख सकते हैं या 4:6 लिख सकते हैं। तो जैसे वर्ड है रेशियो, तो अगर डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक वेक्टर दिया है, उसकी मॉडुलस वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी, आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है? अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो ऐसे किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। जैसे 2 3 4 है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 2 3 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 6 8, 3 से मल्टीप्लाई किया इसी में तो 6 9 12 हो जाएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। इसके क्या होंगे? ए 2 ए 3 ए, तो 1 2 3 ए से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 4 6, ऐसे इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना? तो ये मॉड निकालना मैंने सिखाया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है। करेंगे क्या? उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आर अपॉन मॉड आर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर अपॉन मॉड आर। तो इसके जो कोफिशिएंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उससे क्या मिलता है आपको? डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। और ये क्या होता है? यूनिक होता है। ये क्या होता है? यूनिक। यहां पर लिख देते हैं, दिस विल बी यूनिक। आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। और अगर आई जे का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0। जे के का प्रोडक्ट 0 और के आई का प्रोडक्ट 0। जैसे ए दिया है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ये सारा का सारा वेक्टर यूज हो रहा है ना, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा बेटा? A1 A2, B1 B2 और C1 C2। अगर आप इसका इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो आई डॉट जे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगी। ए डॉट बी हो गया, मॉड ए हो गया, मॉड बी हो गया, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? जब इनके रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। और परपेंडिकुलर इक्वल कब होंगे? जब एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यही था। देखिए, नोट कर लिए? नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए।
अब जरा ये बताइए, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर दिए हैं, इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, लेट ओ ए वेक्टर मैंने मान लिया L1I M1J N1K, और OB मान लिया L2I M2J, where L1 M1 N1 and L2 M2 और N2 are direction cosine of OA एंड OB। OA और OB का डायरेक्शन क्या दिया हुआ? कोसाइन दिया हुआ। डन। तो दो वेक्टर हैं, बेटा क्या ये यूनिट वेक्टर होंगे? यूनिट वेक्टर होंगे। डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ऑफ ओ ए की वैल्यू 1 और मॉड ऑफ ओ बी की वैल्यू भी 1, और इनकी लेंथ फिक्स है। तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जब इसकी लेंथ 1 है और इसकी लेंथ 1 है, तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो क्या बेटा ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो OC वेक्टर क्या आ जाएगा? क्योंकि हमने यहां पर यूनिट वेक्टर वो लिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन लिए हैं, L1 M1 N1 और L2 M2 N2। नहीं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब 1 1 1 नहीं होता है। ये एक ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा जिसकी मॉडुलस वैल्यू 1। बताया था मैंने कि जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी जिनकी मॉडुलस वैल्यू 1 के इक्वल होती है, वो सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डन। बेटा थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया है ना? बेसिक अफान, बेसिक आइडिया तो है ना? अच्छा, तो इसका मतलब OA वेक्टर, इसकी लेंथ 1 इसकी लेंथ 1, तो OA और OB की वैल्यू 1 1 हो गई। तो ये कैसा बन गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये अगर एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो क्या C पॉइंट कैसा हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिडिल पॉइंट की खास बात क्या देखिए, ये OA वेक्टर कैसा है? L1 M1 N1। ये वेक्टर कैसा है? L2 M2 और N2। ये वेक्टर ही मैंने लिख दिया, L1 M1 N1। तो इसका मतलब OC क्या होगा? दोनों का मिडिल पॉइंट, L1 प्लस L2 अपॉन 2 M1 प्लस M2 अपॉन 2 N1। देखो दो तरीके हैं लिखने के वेक्टर के। कोई वेक्टर अगर ऐसे लिख दिया जाए 2i 3j प्लस 4k, तो इसी वेक्टर को R को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 4। तो एक तरीके से OC वेक्टर मैंने लिख दिया। कहीं कोई परेशानी है यहां तक कि ये मिडिल पॉइंट होगा या नहीं होगा? कोई डाउट नहीं है? तो अब एक काम करो, इसको नोट करो थोड़ा सा।
तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ OA एंड OB इज क्या होगा, OC होगा, और ये कितना आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू I, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू J, और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 वेक्टर फॉर्म में ही लिख जाएगा। तो यही इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। हाँ, बताता हूं क्यों। अगर यूनिट वेक्टर नहीं हुआ तो हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। एक वेक्टर ये दिया, मान लो एक वेक्टर ये दिया, तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए हम पैरेललोग्राम ऐसे बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? एंगल इक्वल है क्या? नहीं। तो एंगल इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एंगल इक्वल करने के लिए हमें दोनों का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया कि, मान लो इसका यूनिट वेक्टर ये है लेंथ, और इसका यूनिट वेक्टर ये है। अब इससे पैरेललोग्राम बनाइए, तो जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर खेल रहा है, यानी कि ये फिर एक रोम्बस का बना देगा। और हमें पता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है OA और OB। ये OA का यूनिट वेक्टर है, ये OB का यूनिट वेक्टर है। तो अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, हमें यूनिट वेक्टर क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी के बाद अगर हम बोले कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यह एक काम करो पहले, तो ये समझ में आ गया ना? पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या चाहते हैं? डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर हम इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहते हैं, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? OC का मॉड निकालना पड़ेगा। OC का मॉड कितना आएगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो देखा था वेक्टर, ये वेक्टर था, तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर और
हर टर्म का स्क्वायर। यहां तक कहीं कोई परेशानी है? तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? ये 1/4 आएगा, रूट के बाहर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये क्या मिलेगा? L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 M1 M2 N1 N2 1/2। बेटा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है। और L2 M2 M2 ये भी 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ये क्या होगा? L1 डॉट L2, सॉरी, इन जो L1 L2 और M1 M2 और N1 N2 है, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन का यूनिट वेक्टर दिया है? देखो सॉरी, यूनिट वेक्टर नहीं, मतलब L1I, हाँ, M1J प्लस N1 की, और OB की वैल्यू क्या थी? L2I प्लस M2J N2 के। तो OA डॉट OB की वैल्यू क्या होगी? मॉड OA मॉड OB इंटू कॉस थीटा। बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा आपको? L1 L2 M1 M2 N1 N2। OA का डॉट कितना होगा? 1। OA का डॉट होगा 1, और ये क्या होगा? कॉस थीटा। यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा कॉस थीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा। तो 1/2 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1/2, 4 का रूट हो गया 2, और ये हो गया यानी इसकी जो मॉडुलस वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस थीटा बाई 2। तो देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OC क्या जाएगा? OC से डिवाइड कर देंगे, यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन 2 L1 प्लस L2 अपॉन 2 इंटू मॉड ऑफ OC। ये तो होता है बेटा M1 प्लस M2 अपॉन 2 मॉड ऑफ OC, और N1 प्लस N2 अपॉन 2 मॉड ऑफ। तो मतलब आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये होता है कॉस थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, और N1 प्लस N2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई डाउट? कुल मिला के करना कुछ नहीं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ? उसकी मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। ठीक, इंटरनल एंगल में ये हो गया, एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लो ये OA वेक्टर हो गया, ये था आपका OB वेक्टर, तो क्या ये माइनस OB यहां हो जाएगा? माइनस ऑफ OB ही हो जाएगा। तो यानी अगर इसके वेक्टर दिए हैं L1 M1 N1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस L1 नहीं, माइनस L2 M2 और N2। अगर ये L2 M2 N2 है तो इसका नेगेटिव टाइम C हो जाएगा। तो जो इसका ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, इसको निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? ऐसे एक पैरेललोग्राम बना देना होगा।
तो ये ओसी वेक्टर बनेगा ऐसे। तो ओसी वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो ये वेक्टर इतना हो गया, तो इसका जो डायगोनल वाला होता है पोर्शन, तो उसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा, सॉरी ये इसका मिडिल पॉइंट हमें चाहिए होगा, यहां ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का चाहिए ना, L1 M1 N1 माइनस L2 माइनस M2 माइनस N2, तो ये होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 माइनस L2 अपॉन 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2 और N1 माइनस N2 अपॉन 2। बेटा किसी को कोई परेशानी है? कोई डाउट? क्या? अच्छा, समझ में नहीं आया, ये समझ में आया। मिडिल पॉइंट, दो वेक्टर दिए तो इनका मिडिल पॉइंट क्या होता है, पक्का? एक वेक्टर L1 प्लस M1 प्लस N1, एक वेक्टर माइनस L2 M2 और N2, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2। तो ये तो होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या होगा, देन ये क्या हो जाएगा, OC क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, L1 माइनस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, M1 माइनस M2 अपॉन, एक काम करना, इनके बीच का एंगल थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देखिए कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। हाँ, हालांकि ये यूज नहीं पड़ता, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन बताइए।
ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, लिखिए पॉइंट। वेक्टर आर इज इक्वल टू, अगर मान लो दिया है ए आई सी के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर कोई वेक्टर एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ए बी सी की वैल्यू आपस में कैसे होगी? इक्वल होगी। लिखिए क्वेश्चन, हटा दे पेज। क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द एंगल
हाँ बेटा करिए। तो हमें रिजल्ट पता ही है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। एल का मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 और 1 कट जाएगा, बाकी सबको वहां ले जाइए। तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कोई परेशानी? नेक्स्ट। मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना। क्या दिया अल्फा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल है, वाई एक्सिस से कितना है 45 डिग्री का एंगल। तो ये बताना जेड एक्सिस से कितना एंगल होगा। हाँ 60 डिग्री होगा, ऐसा लग नहीं रहा। टेन की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए जरा क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हुआ कॉस 30 का स्क्वायर कॉस 45 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 3/4 1/√2 यानी 1/2। ये तो 1 से ज्यादा हो गया। सर अगर आप उसमें लेके साइन वाले फॉर्मूला से किसी से भी कर लो। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1/2 माइनस, यानी कि नंबर कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। एक बार साइन वाले फॉर्मूला क्या करें साइन वाले फॉर्मूले से? हाँ इसमें 1/2 और 1/2 आ गया, यानी 1/4 और 1/2 आ गया, 3/2 माइनस 3/4 5/4 हो गया, और √5/2 साइन √5/4 आया ना। अच्छा बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी 5/4 हो सकती है क्या? बरोबर, मुझे लगा कि हो गया क्या ऐसा।
नोट कर लो। क्या समझ में आ रहा है बेटा? इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बेहद आसान होते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पेज करूं? बेटा अविरल तुम्हारा वो हो गया कंप्लीट? अविरल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सारा कंप्लीट कर लिया जितना कराया था मैंने? उसके क्वेश्चन का क्या हाल है तुम लोग? वेक्टर 3D, सॉरी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसके? उसको बहुत करिए ज्यादा, है ना, इसलिए किया बीच में रोक करके उस चैप्टर को। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। हो गया बेटा नोट? ABC is a triangle ABC is a triangle and A 2 3 5 B -1 3 2 and C lambda 5 mu. If the median through A हाँ नहीं मिडिल पॉइंट हाँ बेटा मिड में होगा। ए पॉइंट क्या दिया? 2 3 5। बी पॉइंट क्या है? -1
2, सी पॉइंट क्या है, डी हो गया, लैम्डा 5 म्यू। तो क्या निकालना है, यानी जो मीडियन है एडी वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से। तो सबसे पहले क्या निकालो, मीडियन का वेक्टर निकालो। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो इसका मतलब डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 - 1/2। अच्छा 3, अच्छा लैम्डा दिया हुआ है, 1 - λ/2, 3 - 5/2 और 2 - μ/2। बेटा ऐसे ही कुछ है, -1 कहाँ पर, अच्छा ये -1 है। हाँ अब ठीक है, और इसका हाँ प्लस होगा बेटा बीच में, सॉरी मिडिल पॉइंट में प्लस होता है। अब ठीक है, अच्छा तो ये डी पॉइंट आ गया। तो क्या हम एडी वेक्टर निकाल पाएंगे, एडी वेक्टर क्या होगा। अच्छा एक बात और थोड़ा समझ लो, कहीं पर अगर ये दिया ए बी वेक्टर, ए और बी, ठीक है ना, हमें अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखा देता हूं कैसे, एक बार लिखना बंद करो। ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहां से एक काम करें, यहां से ऐसे लिखें, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर एडिशन से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो जाएगा बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको एडी वेक्टर निकालना है, तो एडी वेक्टर का मतलब क्या आ जाएगा, ओडी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो डी वेक्टर क्या दिया हुआ है, -1 प्लस λ/2, 3 + 5/2 मतलब कितना आ जाएगा 4, 2 + μ/2 और माइनस ओ ए वेक्टर बेटा कितना होगा, ओ ए 2 3 5, 2 3 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, λ -1/2 -2, 4 - 3, 2 + μ/2 -5, ये कितना मिल जाएगा, λ -5/2, ये 1, तो μ -8/2। अब कह रहा है एडी वेक्टर क्या इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये तो कह रहा। तो एडी वेक्टर एडी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे कोएफिशिएंट आपस में इक्वल, ये तो होता था। अगर एबीसी इक्वली इंक्लाइंड हो इसका मतलब क्या होता था, आर वेक्टर दिया है ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा -5/2, लैम्डा -5/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू μ -8/2। बेटा लैम्डा म्यू सॉल्व कर लेंगे, तो लैम्डा -5/2 इज इक्वल टू 1
और म्यू माइनस 8/2 इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इक्वली इंक्लाइंड नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा बेटा। देखो कोई एक्सेस है यहां पर फील होगा। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड इसका मतलब क्या हुआ, कितना कितना एंगल बनाएगा ये 45 45 45 डिग्री 45 डिग्री बना बेटा, यहां ध्यान दीजिए 45 डिग्री 45 डिग्री बनाएगा। अच्छा, तो इस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, मैं अगर मान लो बोलूं ये एंगल 45 है, ये इसकी मान लो लेंथ L दी है, तो ये L cos 45 L sin 45 यही तो होगा। तो L cos 45 कितना आ जाएगा L/√2। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गए भाई? अगर x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए तो इसका मतलब कौन सी लाइन होती है, y इज इक्वल टू x लाइन होती है। तो अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस तीनों से इक्वल लाइन बना रही है तो इसका मतलब 3D में कौन सी लाइन हो जाएगी? अभी स्ट्रेट लाइन बताया नहीं इसलिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों से एक एंगल कैसा बनाएगी, इक्वल एंगल। यानी cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर गामा, यही तो होगा। यानी L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो LMN की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कोई डाउट कोई परेशानी? तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ये हटा दो। आप ऐसे सोचो कि एक लाइन यहां से क्लियरली समझ में आ जाएगा, एक लाइन x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस इससे इक्वल एंगल बना रही है। यानी x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से भी अल्फा और z एक्सिस से भी अल्फा। तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या आएगी cos अल्फा, M की वैल्यू cos अल्फा और N की वैल्यू क्या cos गामा। तो यहां से क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन L M N हो तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा क्योंकि उसमें तो किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर सेम हो जाता है। मतलब L L L ये तीनों एक जैसी क्वांटिटी आ गई, L L तीनों से हटा दो L तो 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3। तो ये जो वेक्टर मिला है आपको AC वेक्टर, ये वाला वेक्टर दिस वन ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी लैम्डा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 8/2। नोट करिए क्वेश्चन। अरे भगवान,
नोट हो गया बेटा, लिखिए क्वेश्चन। पहले लिखी है। हाँ बेटा, करिए क्वेश्चन। देखिए इसका डायरेक्शन क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स अगर दिए हो, पहले तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए। डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर निकालिए। तो वेक्टर निकल जाए तो जैसे मान लो ये 2 पॉइंट दिए, ए पॉइंट क्या दिया 6 - 7 - 1 और बी पॉइंट दिया 2 - 3 और 1। तो पहले लिख देंगे यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या आएगा ओ बी माइनस ओ ए। बेटा यही तो होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ ए का मतलब क्या आ जाएगा, ओ बी मतलब 2 - 3 1 और ओ ए का मतलब क्या है 6। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा -4 और फिर -3 + 7 तो 4 1 - 1 यानी 2, ये आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो तो बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ये कह रहा है कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो इसका मतलब यानी कि एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वो क्या आ जाएगा 4 -4 और 2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, देन डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएगा 4/√ऑफ 16 + 16 + 4 -4/16 + 16 + 4 2/, कहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको पॉजिटिव, हाँ ये ठीक है। कितना है बेटा 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 4/6 - 4/6 मतलब कितना 2/3 2/3 - 2/3 हो गया, नोट कर। आगे पेज तक नहीं आ रहा।
और पीछे, अरे ये आगे पीछे कैसे हो गए? ये क्वेश्चन था, अच्छा एक मिनट, ये था बता, इसमें ये आखिरी में आ जाएगा। अब ठीक है, हाँ ठीक है, ब्रेक दे देते, पहले नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए, एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम एंगल, तो इसका मतलब कॉस अल्फा कैसा हो गया? पॉजिटिव, यानी एल की वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। हाँ बेटा,